आई होप कि आपने डे 35 का चैलेंज कंप्लीट किया होगा, जिस पर हमने देखा था कि स्टैक को एरे के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और बेसिक जो ऑपरेशन है जैसे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है और स्टैक का साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हमने एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करके लास्ट वीडियो में देखा है। ठीक है, तो आज हम डे 36 में सेम चीज़ें करने वाले हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लास्ट टाइम हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरे। पहले हम जानते हैं क्यू होता क्या है, उसके बाद फिर इसको एरे के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या जो ऑपरेशंस जैसे हैं, जैसे एन क्यू करना है, डी क्यू करना है, एरे क्यू का जो टॉप एलिमेंट है या मैं बोलूँ कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, कैसे रिटर्न करेंगे, क्यू का साइज़ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस जो बेसिक ऑपरेशन है ये सारे ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करके देखेंगे प्रॉपर, और एरे के थ्रू करके देखने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले तुम यहाँ पे एक बेसिक चीज़ समझ लो कि तुम्हारा जो क्यू है वो किस तरीके से काम करता है। तो क्यू को तुम एक तरीके से मानो कि जैसे कि आप कभी वोट डालने गए हो या फिर किसी भी लाइन में कभी आप खड़े हुए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम एक्चुअली क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ले सपोज़ यहाँ पर कोई खड़ा है, फिर उसके पीछे कोई खड़ा है, फिर उसके पीछे कोई खड़ा है, ऐसे करते हुए एक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये जो सबसे पहले वाला बंदा है ना, ये सबसे पहले लाइन में सबसे पहले आया होगा, और देखा जाए तो इसका काम भी सबसे पहले होने वाला है। ले सपोज यहाँ पे कोई काउंटर है जिस पर कोई मान लो टिकट यहाँ से निकालने के लिए वो आया है। ठीक है, तो ये काउंटर है जिस पर लोग टिकट के लिए यहाँ पे लाइन बनाया हुआ है। तो ये सबसे पहले जो इंसान आया है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा और वो यहाँ से सबसे पहले एग्जिट मारेगा। फिर इसके बाद दूसरा बंदा उसके पीछे लगेगा, तीसरा बंदा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, पांचवा, और ऐसे करके जितने लोग भी आएंगे ना वो वन बाय वन एक के पीछे ही लगने वाले हैं। यहाँ पे बीच से कोई घुसने वाला नहीं है। वो बीच से घुसने वाले का सिस्टम एक अलग हो जाता है, बस हम अभी एक नॉर्मल क्यू की बात कर रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल क्यू में आप देखो कि जो बंदा सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा, उसका एग्जिट भी सबसे पहले होगा। स्टैक में आप क्या देख रहे थे कि जो सबसे पहले वैल्यू आ रही थी, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले अगर 10 आया तो ये सबसे लास्ट में ही बाहर आएगा। अगर कोई दूसरे एलिमेंट इसके ऊपर हैं, सपोज अभी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अगर 4-5 एलिमेंट ऐसे करके हैं तो सबसे बाद में जो एलिमेंट एग्जिट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो सबसे पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक में एक ये जो ड्रॉबैक है ना वो क्यू ने इसको दूर कर दिया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टैक में होता है जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है, सबसे एग्जिट तो उसका एग्जिट सबसे लास्ट में होता है। क्यू में क्या होता है कि जो सबसे पहले इंसर्ट होता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। ठीक है, तो आप एक रो को कंपेयर कर सकते हो क्यू के साथ, और आप शेल्फ को कंपेयर कर लो, या फिर जैसे आप बहुत सारी प्लेट्स को, जैसे सपोज आपके पास बहुत सारी प्लेट्स हैं, आप उसको वन के एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसे बहुत सारी प्लेट्स वन बाय वन एक स्टैक के फॉर्म में उसको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो रहा था। तो रियल लाइफ में आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, और क्यू को आप रिलेट कर लो कि एक लाइन में आप खड़े हो एक रो बना के, तो वहाँ पे एक्चुअली क्यू की तरह चीज़ें काम कर रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हो उस पर चीज़ें एक बार समझ लेते हैं, राइट। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्यू में जैसे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे हमें मालूम है कि क्यू में हम एक एरे वाइज यहाँ पे लोग इंसर्ट आएंगे, और जो पहले बंदा आएगा वो सबसे उसका काम भी सबसे पहले होगा। तो आप इनिशियली अगर आप इसको एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ले सपोज अभी तुम्हारा क्यू क्या है, खाली है। तो खाली है तो जो मेरा एक या इस चीज़ को यहाँ पे मानो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एक स्टार्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, राइट, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल होगा और एक एंड वेरिएबल होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों एक ही जगह पे होंगे। जब क्यू हमारा एम्प्टी होगा उस कंडीशन पे जो स्टार्ट वेरिएबल है और जो एंड वेरिएबल है वो एक ही जगह पे होंगे, जिसको हम -1 अभी फिलहाल असाइन कर देते हैं। जैसे ही उस पर कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी वैसे ही तुम्हारा स्टार्ट और एंड दोनों बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही तुमने एक वैल्यू इंसर्ट की, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 इंसर्ट हुई, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारी स्टार्ट हो गई ना वो स्टार्ट -1 नहीं रही, वो स्टार्ट अब हो गई 0, और तुम्हारी एंड भी अब क्या हो गई, वो 0 हो गई। पर एक चीज़ सोचो कि अगर इसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है तो क्या उस कंडीशन पे क्या स्टार्ट और एंड दोनों को क्या आप इंक्रीज कर रहे हो? नहीं, स्टार्ट वैल्यू सिर्फ एक बार इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे आपका क्यू क्या था, एम्प्टी था, उस कंडीशन पे स्टैक स्टार्ट और एंड दोनों मतलब इंक्रीज होते हैं, पर
जब एलिमेंट्स आते ही जाते हैं क्यू के अंदर, उस कंडीशन पे तुम्हारा जो स्टार्ट होता है ना वो फर्स्ट वाले वेरिएबल पे बैठ जाता है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है या जो फर्स्ट पर्सन है उसके ऊपर बैठ जाता है। ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि भाई जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है ना वो एक्चुअली में एरे ऑफ स्टार्ट पर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद जो जो नई नई वैल्यूज़ आती रहती हैं उसको एंड वाला जो वेरिएबल है, एंड वाला जो हम पॉइंटर ले रहे हैं उसको हम इंक्रीज़ कराते जाते हैं और एरे के अंदर हम उसको मैनेज करते जाते हैं। तो स्टार्ट और एंड फर्स्ट वेरिएबल पर दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। जैसे ये दूसरा वेरिएबल आता है या दूसरा पर्सन आता है तो मैं अब यहाँ पे एंड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एंड अभी हमारा क्या था, 0 पर था, अब एंड हमारा हो जाएगा 1 पर, और स्टार्ट हमारा कहाँ है, 0 पर ही है। फिर जैसे तीसरा पर्सन आता है तो उस कंडीशन पे एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे करते करें एंड हमारा जो एरे का साइज़ है -1 तक वहाँ तक जाने वाला, ठीक है। सेम यही चीज़ हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझें तो आप कुछ ऐसा मान सकते हो, देखो लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक स्टैक है। मानो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। एम्प्टी एरे है, उस कंडीशन में जो तुम्हारी स्टार्ट और एंड की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी -1। स्टार्ट और एंड क्या हो जाएगा, -1। हम जो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं ना, सेम ऐसे इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। अब मान लो कि कोई वैल्यू आ जाती है, मैंने एक कोई पर्सन आता है जिसका नाम 10 है, ठीक है। उस 10 को यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा क्या स्टार्ट और एंड की वैल्यू क्या -1 है। -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी जो मेरा क्यू है ना वो अभी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी है तो अगर उस पर कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो उस कंडीशन पे दोनों की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कोई पर्सन आया तो मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया, पर उसको इंसर्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ा, स्टार्ट और एंड जो पॉइंटर है इनको क्या करना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट है अब ये -1 ना होकर अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो अब क्या हो जाएगी, 0 0, ठीक है। अब मान लो कि कोई दूसरा वैल्यू आती है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू आ गई मेरी 20 आ गई, ठीक है। अब 10 की जगह अब क्या आ जाएगी, 20 आ गई। अब जैसे ही 20 आती है तो एक बार मेरा स्टार्ट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो स्टार्ट मेरा पॉइंटर वहीं पर रहेगा, पर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा एंड वाला पॉइंटर है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब 0 के बाद ये हो जाएगा 1, तो एंड वाला मेरा बेसिकली अब यहाँ पे आ गया और स्टार्ट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। अब लेट्स सपोज तीसरा वेरिएबल आता है, तीसरा पर्सन आता है, ठीक है, उसका नाम है 30, राइट। तो स्टार्ट तो मेरा वही रहेगा पर एंड मेरा क्या हो जाएगा, एंड मेरा अब यहाँ से बढ़कर यहाँ आएगा। अब ये चीज़ें हो कैसे रही, यही चीज़ें सेम जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना ऐसे ही हम एरे में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जब 30 आया है तो 30 भाई पहले आया है, अभी उसका स्पेस नहीं डिफाइन हुआ है। तो स्पेस डिफाइन करने के लिए मुझे पहले एंड की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ करूँगा, और जैसे ही एंड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जैसे एंड मेरा अभी क्या था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे करके जो भी आप साइज़ आप जो डिफाइन करते हो उसके हिसाब से। तो फिलहाल अभी मेरा क्या था, एंड यहाँ पे था 1, ठीक है। अब उसको मैंने बढ़ाया तो वो हो गया 2। अब उस पर्टिकुलर एरे ऑफ 2 पर, या मैं बोलूँ एरे ऑफ एंड पर अभी क्या किया तुमने, इस 20 को इंसर्ट किया या 30 को इंसर्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से वो वैल्यू इंसर्ट होने वाली है। सिंपल सा यही चीज़ हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे पता है कि जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर जाएगा क्योंकि उसका काम सबसे पहले होगा। तो एरे और क्यू में डिफरेंस भी वही होता है कि जो सबसे पहले बंदा आता है एरे में वो सबसे लास्ट में जाता है एरे से, सॉरी, जो सबसे पहले बंदा आता है स्टैक में वो सबसे लास्ट में जाता है स्टैक से, ठीक है। बट अगर क्यू की बात करें तो जो सबसे पहले आता है ना वो सबसे पहले ही जाता है, और जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे लास्ट में जाता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इतना डिफरेंस हो जाता है। तो जब मैं डिलीट करना स्टार्ट करूँगा ना तो उस कंडीशन पर जब डिलीशन परफॉर्म होता है तब स्टार्ट की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब जैसे 10 गया तो 10 अभी मेरा क्या था, 0 था, ठीक है। अभी 10 किस पॉइंटर पे था, 0 पर था, ठीक है। अब स्टार्ट की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब मेरा स्टार्ट 0 के बाद अब यहाँ पे इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, तो अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर किसी वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं क्यू से
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक की जो स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है ना उसको बस सिर्फ इंक्रीज़ कर रहे हैं, और बाकी एज इट इज़ जैसा हमारा काम चल रहा था वैसे ही हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ को डिलीट करने के समय आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये चीज़ भी चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो क्यू है उस पर कोई एलिमेंट है या भी नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं होंगे तब तो कुछ डिलीट कर नहीं पाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ डिफ़ॉल्ट मैसेज देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा क्यू जो है वो खाली है, एम्प्टी है, तो बेसिकली वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। पर अगर क्यू के अंदर एलिमेंट एक भी है तो भी वो डिलीशन जब परफॉर्म होगा ना, तो स्टार्ट की वैल्यू को एक्चुअली हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास सिर्फ क्यू में एक ही वैल्यू है, जैसे सपोज अभी 10 है, बाकी क्यू में कुछ है ही नहीं, तो अब जब दोनों पर डिलीट कर दोगे ना तब वहाँ पे एक केस हो जाएगा तुम्हारा एज की दोनों पर, उस कंडीशन पे तुम्हारा स्टार्ट और एंड वो दोनों ही -1 हो जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन पर जब तुम्हारा एक एलिमेंट ही होगा ना क्यू में, तब तुम्हारा अगर एक एलिमेंट को भी डिलीट कर दोगे तो होगा क्या कि तुम्हारा पूरा क्यू खाली हो जाएगा। तो जब खाली हो जाएगा तो भाई स्टार्ट और एंड ये दोनों ही खाली हो जाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज़ क्या करोगे, अदरवाइज सिर्फ स्टार्ट को हम आगे बढ़ा देंगे, एक मूव कर देंगे, राइट। अगर मुझे पता करना है कि भाई मेरा जो क्यू में है वो सबसे आगे कौन सा एलिमेंट है, तो मैं एरे ऑफ स्टार्ट रिटर्न कर दूंगा, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि जो एरे ऑफ जो स्टार्ट है ना, क्योंकि पता है ना भाई जैसे 10, 20, 30 ये किसी एरे पे खड़े हुए, या इसको बोल दो कि आप क्यू पे खड़े हुए, जो सबसे पहला वाला एलिमेंट जैसे 10 है तो उसका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है, स्टार्ट पर है, और जो सबसे लास्ट वाला है उसका पॉइंटर कहाँ पे है, एंड पर है। तो ये जो 10 है ना वो सबसे आगे हो गया, तो रिटर्न भी क्या होगा, यही होगा। अगर मुझे चेक करना है कि क्यू में सबसे आगे कौन सा एलिमेंट खड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन पे ऐसा करने वाला है। अगर मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है तो भी मैं क्या करूँगा, जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है उसको सबसे पहले निकालूंगा, तो वो वहाँ से रिमूव होगा, तो स्टार्ट का जो पॉइंटर है वो आगे इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मुझे इंसर्शन करना है तो उस कंडीशन पे मुझे एंड पॉइंटर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड वाली पीछे से लाइन है ना वो बढ़ती जाएगी। अभी अगर लेट्स सपोज एंड यहाँ पे 2 है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा 4, फिर आगे हो जाएगा 5, ऐसे करते करते हम जब तक एरे के साइज़ मतलब तक नहीं पहुँचते तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम इस एंड वाले वेरिएबल को हम बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी यही चीज़ है, तुम्हें क्या करना है, कोड में इंप्लीमेंट करनी है जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम और भी अगर अच्छे से समझना है तो कोड एडिटर पर आते हैं और इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें काम कैसे करें और कैसे इसका हम कोड लिख सकते हैं। बेसिक इंप्लीमेंटेशन तुम्हें इसमें मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है और कैसे हम इस चीज़ को हम कोड करने वाले हैं, राइट। अब जब कोडिंग आपको भी अगर जब इम्प्लीमेंटेशन अब करना है ना, सीखना है ना कि स्टैक को एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर क्यू को एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिंपल आप पेपर पेन उठाओ, वहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे करें उस प्रोसेस को समझो कि एक्चुअली इस तरीके से हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से टॉप की वैल्यू बढ़ रही है या फिर हमारा एंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। डिलीट करने पे अगर क्यू में डिलीट कर रहे हैं तो स्टार्ट को हम आगे मूव कराते हैं, स्टार्ट का पॉइंटर इंक्रीज़ करते हैं। अगर खाली है स्टैक, क्यू खाली है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये चीज़ एक बार सोचो, विजुलाइज करो और उसको एक बार पेन पेपर पर लिख कर देखो, तो क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। जब एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्टेप परफॉर्म हो रहा है, तो फिर कोड लिखना काफ़ी आसान है। कोड तो नॉर्मली वही चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें ना डिस्कस कर रखी इसी को हम कोड करने वाले हैं, राइट। तो आ जाते हैं अपने एडिटर पर और एक स्टैक एंड क्यू नाम की हमारी जैसे बनी है फोल्डर, यहाँ पे हम बना लेते हैं। अभी लास्ट में हमने जो किया था वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किया था जिस पर हमने पूरा कोड यहाँ पे लिखा था, राइट। तो आप इसको देख भी सकते हो, बाकी लास्ट वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, प्रॉपर हमने वहाँ पे बता रखा है। फिलहाल हम एक नई फाइल बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम रख देते हैं हम क्या, क्यू इम्प्लीमेंटेशन, क्यू इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा। सबसे जो मेन मेथड हमारा होता है वो क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो सबसे पहले मेरी आदत है वही चीज़ लिखने की, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और इसके अंदर बेसिकली हम क्यू को प्रॉपर कॉल करने वाले, मतलब क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अंदर एलिमेंट जो भी हम ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर होंगे। पर बेसिकली हमें स्टार्टिंग में करना क्या है, हमें ये भी तो जानना होगा कि भाई क्यू का साइज़ क्या है, क्यू की क्लास क्या है, क्यू कैसे पुश ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एन क्यू कैसे हो रहा है, डी क्यू कैसे हो रहा है, उसके साइज़ को कैसे गेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर एक इनर क्लास बना लेते हैं जो कि क्यू की क्लास होगी। डायरेक्टली हम यहाँ से उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, राइट। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ स्टार्ट करोगे, स्टैटिक क्लास क्यू, ठीक है।
अब ये सोचो कि मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स मेंटेन करना है। तो यहाँ पे तुम ऐसा मानो कि जब तुम क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हो ना, तो उसका एक डायनामिकली साइज आप डिफाइन करने वाले हो, ठीक है। तो डायनामिकली साइज कैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे, तो आप ऐसे करोगे क्यू क्यू मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू क्यू क्यू यू ई यू ई, और उसका साइज सपोज आपने दे दिया कि भाई 10 साइज़ का, मतलब 10 साइज़ का मुझे क्या करना है, क्यू क्रिएट करना है जिसमें 10 साइज़ की रो होगी जिसपे सिर्फ 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं, ऐसा आपने बता, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसपे सिर्फ 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सेम सिंपल से ये मतलब है। अब यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली डायनामिकली हम कैसे क्यू को क्रिएट करने वाले हैं। आपने साइज यहाँ पे दे दिया, पर अभी हमने ये एक्चुअली क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। क्यू का हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस क्यू को क्रिएट भी कर रहे हैं। अब काम कैसे हुआ, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि मुझे क्यू का मतलब डायनामिकली हम साइज इसमें डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ तो मैं ये पता है कि मुझे क्यू में क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो मेरे पास एरे होना चाहिए, तो एरे हमारा होना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि क्या इंट मेरे पास एक एरे होगा, ठीक है। अभी मैंने साइज नहीं लिया यहाँ पे, सिर्फ एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, राइट। दूसरे मेरे पास कुछ पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। एक पॉइंटर क्या होगा, मेरा स्टार्ट होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। एक पॉइंटर होगा जो एंड होगा, तो जब भी हम क्यू में कोई वैल्यू इंसर्ट कर होंगे तो एंड पॉइंटर हमारा क्या करेगा, बेसिकली उसको मेंटेन कर रहा होगा कि जहाँ पे एंड की वैल्यू पॉइंट कर रही है उसका मतलब क्या होगा कि वो एक्चुअली में लास्ट जो मेरी वैल्यू है वो एंड पॉइंटर पे ही इंसर्ट हुई है, राइट। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो। दूसरा क्या होगा कि मैक्स साइज़ होगा उसका, कोई पर्टिकुलर मतलब क्यू का जो तुम्हारा साइज़ है ना। और एक चीज़ हमें और मेंटेन करनी पड़ेगी कि लेट्स सपोज तुम्हें ये चीज़ देखना है कि भाई तुम्हारे क्यू का करंट साइज़ क्या है, तो एक करंट साइज़ नाम का भी क्या करें, एक वेरिएबल ले लेता है। तो इतने सारी चीज़ों को आपको, इतने पॉइंटर्स को मेंटेन करके चलना है, राइट। अब देखो अब जैसे तुमने यहाँ पे लिखा ना कि क्यू इक्वल्स टू न्यू क्यू, तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर अभी तुमने बनाया तो है नहीं, और तुम्हें पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम क्लास के नेम के इक्वल होता है। तो क्लास का नेम जैसे क्यू है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही है। अब यहाँ पे जैसे 10 दे रहे हो ना, तो ये एक्चुअली इसका क्यू का क्या है, एक मैक्स साइज़ है। यहाँ पे आप बता रहे हो कि क्यू का जो मैक्स साइज़ होगा वो 10 है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो मैक्स साइज़ नाम का, मैक्स साइज़ मैंने ले लिया, राइट। अब क्या करोगे कि दिस डॉट मैक्स साइज इक्वल्स टू दिस मैक्स साइज, राइट। अब जो तुमने एरे यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है ना, उसको इस मैक्स साइज का क्रिएट कर लो, सिंपल। ओके, तो कैसे करोगे, तुम करोगे एरे इक्वल्स टू न्यू एंड ऑफ दिस मैक्स साइज। एक चीज़ तुम्हें और पता है कि जब तुम क्यू को क्रिएट करते हो तो इनिशियली तुम्हारे स्टार्ट और एंड कहाँ पे होते हैं, -1 पर होते हैं, -1 पे होता है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी। मैं क्या कर दूँगा, स्टार्ट इक्वल्स टू -1 और एंड इक्वल्स टू -1 कर दूँगा। और उस कंडीशन पे मेरा जो करंट का साइज़ होता है, मतलब जो क्यू का मेरा भी करंट साइज़ है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब अभी उसमें क्यू में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। सिंपल सी इतनी चीज़ जब आप लिख देते हो ना, इसका मतलब आप जैसे ही इसको कॉल करोगे तो आपका 10 साइज़ का क्यू क्रिएट हो जाएगा जिस पर स्टार्टिंग एंडिंग -1 को पॉइंट कर रही होंगी और उसका करंट साइज़ क्या होगा, 0 होगा। इतना चीज़ है, बेसिक तुम्हारा ये चीज़ें हो गई, राइट। अब यहाँ पे तुम और क्या क्या करने वाले हो, तुम यहाँ पे एन क्यू करोगे, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेथड लिख दो। जैसे तुम क्या करोगे, सबसे पहले एन क्यू करोगे, फिर यहाँ पे डी क्यू करोगे, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे, उसका टॉप एलिमेंट फाइंड करोगे, जो सबसे आगे वाला जो एलिमेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे, और उसका और क्या क्या करने वाले हो, उसका साइज़ रिटर्न करने वाले हो कि एक्चुअली में क्यू का साइज़ क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, मतलब डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यू में एन क्यू ऑपरेशन एरे के थ्रू कैसे परफॉर्म करने वाले हो। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप एन क्यू कर रहे होते हो तब रिटर्न तो कुछ करना नहीं है मुझे, डायरेक्टली बस क्यू में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न करने वाले नहीं हो, वाइड मतलब नल, राइट। और एन क्यू नाम का हम क्या करें, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम कोई वैल्यू लेने वाले हैं जो वैल्यू एक्चुअल में क्यू में इंसर्ट होने वाली है। ये इसका सिंपल ये मीनिंग होता है। अब जब एन क्यू करोगे तब आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि अगर उसका जो करंट साइज़ है वो इक्वल मैक्स साइज़ के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा जो क्यू है ना वो एक्चुअल में फुल हो चुका है, अब उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, ठीक है।
तो आप एक प्रिंट कर दो कि क्यू इज फुल, क्यू इज फुल, और यहाँ से एक एग्जिट कर दो क्यू डॉट एग्जिट 0। ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, मैंने लिख देता हूँ नॉर्मल, राइट। और क्या होगी कि मैं चेक करूँगा कि इफ़ मैं चेक करूँगा कि इफ़ अगर एंड इक्वल इक्वल -1 हुआ, आप स्टार्ट इक्वल इक्वल -1 कर लो, एंड इक्वल इक्वल -1 कर लो, दोनों का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारा क्यू क्या है, खाली है। तो बेसिकली जब तुम्हारा क्यू जो हमारा खाली होगा तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा स्टार्ट और एंड को दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट प्लस प्लस कर दो और एंड प्लस प्लस कर दो, ठीक है, इतनी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तुम क्या करोगे, ये चीज़ सोचो। इसका मतलब तो ये होगा कि तुम्हारा क्यू खाली है, तो क्यू खाली है तो दोनों को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड को, राइट। अगर क्यू खाली नहीं है और उस पर तुम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो करोगे क्या, तुम सिर्फ एंड को ही तो बढ़ा रहे होगे, ये तो कर रहे हैं ना हम। अब ये चीज़ तुमने कर दी, ठीक है, अब तुमने ये चीज़ तो कर दी, पर अभी तुमने क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट तो किया ही नहीं, तो इंसर्ट भी कर लो। कैसे करोगे, एरे के अंदर तुमने क्या करना है, एरे के अंदर तुम्हें एंड पॉइंटर पर क्या कर दोगे, ये जो वैल्यू यहाँ से तुम ले रहे हो ना, ये जो वैल्यू तुम ले रहे हो ना, बस उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, सिंपल। तो एंड का जो पॉइंटर होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। और साथ में जब कोई वैल्यू आ जाती है तो तुम्हारा जो साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो करंट साइज प्लस प्लस कर देना है। इतना सिंपल सा तुम्हें NQ फंक्शन पर लिखना है कि अगर तुम्हारा करंट साइज मैक्स साइज के इक्वल है, सिंपल यहाँ चेक कर रहे हो कि तुम्हारा क्यू खाली फुल है या फिर नहीं है। अगर फुल है तो ये चीज़ चेक करने में मालूम हो जाएगा। अदरवाइज तुम एक चीज़ और चेक कर रहे हो कि तुम्हारा कहीं जो क्यू है वो कहीं खाली तो नहीं, मतलब एकदम खाली तो नहीं। अगर खाली होगा तो उस कंडीशन में स्टार्ट और एंड दोनों -1 पर होंगे, तो उसको दोनों को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, प्लस 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 कर दो, या फिर यहाँ पे तुम इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है, जब -1 है इसका मतलब क्या होगा, आप 0 पे ही तो आएंगे, या प्लस प्लस कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, तो करोगे क्या, तुम एंड को बढ़ाओगे, पहले एंड पॉइंटर को आगे लेकर जाओगे और उस पॉइंटर पर तुम वैल्यू इंसर्ट कर दोगे। तो तुमने क्या किया, एंड पॉइंटर को तुमने इंक्रीज़ किया और बाद में उस एंड पॉइंटर पर तुमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, साथ में उसका साइज़, जो क्यू का साइज़ है, अभी फ़िलहाल क्या था यहाँ पे 0 था इनिशियली, अब तुमने उसको 1 कर दिया है, प्लस प्लस कर दिया, मतलब एक इंक्रीमेंट हो गई। सिंपल सा ये रखना है। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, DQ का। तो यहाँ पे हम DQ जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है या एग्जिट होने वाला है उसको हम एक्चुअली प्रिंट भी करा देते हैं, इस वजह से हम इसका रिटर्न टाइप हमने इंट ले लिया, ठीक है। DQ नाम का, सॉरी यहाँ पे DQ नाम से मेथड बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास होगा नहीं, राइट। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम DQ कब नहीं करेंगे ये सोचो पहले। जब कोई भी परफॉर्म करने वाले हो ना ऑपरेशन, सबसे पहले ये उसके एज केसेस को ढूंढने की कोशिश किया करो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कब रन नहीं होगा, ऐसा सोचा करो। तो DQ कब नहीं होगा, जब नहीं होगा जब तुम्हारा Q जो है उस पर एलिमेंट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे अगर चेक करोगे कि अगर तुम्हारा एंड इक्वल इक्वल -1 हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो भाई DQ कैसे होगा, तो वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दो कि Q इज एम्प्टी, Q इज एम्प्टी, और साथ में यहाँ पे system.exit 0, ये समझ में आया। अदरवाइज क्या करोगे, या तो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, दूसरा केस हो सकता है कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और उसको अगर तुम रिमूव करोगे तो स्टार्ट और एंड क्या हो जाएंगे, -1 पर हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम ऐसे चेक करो कि इफ अगर तुम चेक करो कि स्टार्ट या फिर एंड, इफ स्टार्ट इक्वल एंड, इससे ही चेक हो गया ना कि भाई उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ही होने वाला है, राइट। इस वजह से मैंने क्या करा, स्टार्ट इक्वल अगर मेरा स्टार्ट इक्वल एंड हो जाता है, और स्टार्ट इक्वल एंड कब होता है, जब सिर्फ एक एलिमेंट ही क्यू के अंदर होता है। तो जब एक एलिमेंट होगा क्यू के अंदर तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पर तुम्हारा क्या होगा, वो एलिमेंट जैसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ, राइट। पर होगा क्या कि उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट इक्वल -1 हो जाएगा और एंड भी -1 हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ तुम यहाँ पे
ध्यान रखना कि जो चीज़ को तुम पॉप करने, सॉरी इक्वल इक्वल नहीं लिखना है, इक्वल लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एलिमेंट को तुम पॉप करने वाले हो ना उसको, या डीक्यू करने वाले हो उसको, पहले एक वेरिएबल पर ले लो, क्योंकि उसको तुम रिटर्न करने वाले हो ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पॉप्ड एलिमेंट बोल दो, या फिर मैं पॉप्ड ही मान लेता हूँ, क्योंकि पॉप्ड एक तरीके से तुम फ्रंट मान लो, राइट, क्योंकि फ्रंट वाला रिटर्न होने वाला। तो इंट फ्रंट बोल दो क्या, एरे का जो एंड वैल्यू, सॉरी एरे का जो स्टार्ट वैल्यू होगा वो सबसे पहले मेरा वहाँ से बाहर जाने वाला है, क्योंकि वही जो सबसे स्टार्ट में होगा, जो सबसे आगे होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने एक जगह ले लिया, ठीक है, उसको ले लिया। फिर मैं ये भी चेक करूँगा, अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल एंड है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू ही है, तो दोनों स्टार्ट और एंड मेरा -1 हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ करना क्या है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को सिर्फ आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। एल्स जो स्टार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा। सिंपल से इतना कर देना है। और ये जो तुमने फ्रंट वाला एलिमेंट लिया है ना उसको बस रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, रिटर्न फ्रंट। समझ में आया? डीक्यू में काफ़ी इजी ही फंक्शन है, मतलब बहुत ईजिली हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तुम चेक कर रहे हो कि तुम्हारा क्यू एम्पटी तो नहीं है। अगर एम्पटी होगा तो भाई तुम वहाँ से कुछ भी डीक्यू नहीं कर सकते, वहाँ से कोई एलिमेंट जाएगा ही नहीं। या बोलो कि अगर उस रो में कोई आदमी है ही नहीं तो एग्जिट कौन करेगा, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज मैंने क्या किया, जैसे सपोज मैं एज्यूम कर लिया कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई बंदा वहाँ पे होगा ही। अगर कोई बंदा होगा तो जो बंदा सबसे पहले जाने वाला है वो सबसे आगे खड़ा होगा, यानी स्टार्ट पॉइंटर पर खड़ा होगा। तो उसको मैंने एक वेरिएबल पर ले लिया, मैंने फ्रंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिस पर मैंने एरे ऑफ स्टार्ट उस बंदे को मैंने ले लिया जो कि अभी वो सबसे पहले जाने वाला है, राइट। फिर मैं क्या किया कि अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि सिर्फ वो एक ही इंसान है उस पर्टिकुलर क्यू में, सिर्फ एक ही इंसान है, अगर एक ही इंसान है वो भी चला जाएगा तो स्टार्ट और एंड दोनों क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। मतलब उस कंडीशन पर मेरा क्या हो जाएगा, क्यू मेरा हो जाएगा खाली, ओके। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ स्टार्ट जो वेरिएबल जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो अब आगे वाले को पॉइंट करेगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? स्टार्ट अभी जिसको पॉइंट कर रहा था अब वो आगे वाले को पॉइंट करेगा। इतना समझ लेना कि अभी जैसे यहाँ पे 10 एक बंदा खड़ा था, यहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा था, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर था। अब जब ये बंदा चला जाएगा तो अब स्टार्ट इस वाले को पॉइंट करेगा, इस वाले को। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई ना, तो सिंपल से यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्ट को इंक्रीज़ कर दोगे। और जो एग्जिट करने वाला है, जो बंदा वहाँ से बाहर जाने वाला है, उसको यहाँ से मैंने क्या किया, कर दिया, रिटर्न कर दिया। सिंपल जितनी चीज़ें हमने कर दी। अब जैसे मुझे चेक करना है कि भाई टॉप एलिमेंट क्या है। टॉप एलिमेंट ऐसा मानो कि जो सबसे आगे जो बंदा खड़ा है उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे रिटर्न करूँगा, तो आई से कि एंड, और इसको मैं टॉप दे देता हूँ नाम। टॉप में क्या है, कहीं मैंने वैल्यूज, हाँ टॉप मैंने कहीं पे लिया नहीं तो टॉप में दे सकता हूँ, राइट। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई टॉप एलिमेंट का कौन होगा, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे होगी, एक चीज़ क्या होगी कि अगर मैं बोलूँ कि एंड इक्वल इक्वल -1 हो, ठीक है, एंड इक्वल इक्वल क्या हो, -1 हो, मतलब कोई एलिमेंट वहाँ पे हो ही ना, तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि भाई वहाँ जो मेरा क्यू है वो एक्चुअली एम्प्टी है, तो क्यू इज़ एम्प्टी। क्यू मेरा क्या है, एम्प्टी। और सिस्टम डॉट एग्जिट कर दो 0 के साथ। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, जो सबसे स्टार्ट पॉइंटर पर जो बंदा खड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, टॉप वाला बंदा होगा। तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, मैं रिटर्न कर दूंगा एरे ऑफ स्टार्ट। बस इतना काम करना है, सिंपल सा। साइज़ मुझे निकालना है कि भाई साइज़ क्या है उसका, ठीक है। तो साइज़ कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे भी मैं इंटीजर ही रिटर्न करने वाला हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि हिंट साइज़, और क्यू का साइज़ मुझे फाइंड करना है, राइट। तो कैसे मालूम होगा, जो करंट का जो साइज़ होगा उसको +1 अगर कर दिया जाए तो मुझे मालूम हो जाएगा कि वही एक्चुअली में क्यू का साइज़ है। तो आई विल रिटर्न करंट साइज़ +1। सिंपल सा हमारा क्यू इम्प्लीमेंट हो गया यूजिंग एरे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, क्यू हमने पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्यू के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करके देख लेते हैं, पॉप करके देख लेते हैं, टॉप निकालना है वो करके देख लेते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम प्रॉपर देखने वाले हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं NQ। तो Q डॉट NQ जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिया लेट्स सपोज 2, ठीक है। फिर Q डॉट NQ दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 4 है मान लो, ठीक है। ऐसे एक और इंसर्ट करा देता हूँ, तो NQ
यहाँ पे 6 या 5 दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 3 वैल्यू मैंने क्यू में इंसर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से डी क्यू करना है, ओके। या मैं साइज़ पहले निकालना चाहता हूँ कि भाई उसका साइज़ क्या है, ओके। तो मैं साइज़ यहाँ पे कैसे मालूम होगा कि साइज़ ऑफ क्यू इज़, कैसे मालूम हुआ, क्यू डॉट करंट साइज़, या फिर करंट साइज़ कह रहा हूँ, क्यू डॉट साइज़ नाम का जो फंक्शन कॉल करूँगा तो वो बता देगा कि उसका करंट साइज़ क्या है, मेरे क्यू का साइज़ क्या है, राइट। इससे मुझे वो चीज़ें पता चल जाएगी। अब मुझे डी क्यू करना है, ठीक है, एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो कैसे मालूम होगा, या मैं पहले फ्रंट देखना चाहता हूँ, भाई मेरे फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, या टॉप में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, वो चीज़ देखना है। तो मुझे देखना है कि टॉप एलिमेंट इन द क्यू इज़, कैसे, यहाँ पे क्यू डॉट टॉप, सिंपल, यहाँ से मालूम हो जाएगा। फिर लेट्स सपोज तुम वहाँ से कोई एलिमेंट को एग्जिट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो कौन सा होगा, कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से डिलीटेड एलिमेंट इन द क्यू इज, और ठीक है, ये जो डैश लिखा है ना, डैश एक्चुअली मैं एक तरीके से मैसेज प्रिंट करने का मेरी स्टाइल है, राइट। यहाँ पे लिख देता है क्यू डॉट डी क्यू। जैसे डी क्यू मैंने फॉर्म किया तो जो एलिमेंट सबसे पहले एग्जिट होने वाला है, सबसे पहले डिलीट होने वाला है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज अब उसके बाद मुझे देखना है कि टॉप में अब कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी जो ये ऊपर जो हमने इम्प्लीमेंट मैसेज प्रिंट किया था ना, सेम इसी को हम फिर से कर सकते हैं। इसको करो कॉपी और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। इससे मालूम हो जाएगा कि अब मेरा कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। लेट्स सपोज इसके बाद फिर और कुछ क्यों करना, चलो इतना पहले इम्प्लीमेंट करके हम रन करा के देख लेते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे चीज़ें कर रही हैं, राइट। इसको करते हैं कॉपी और आते हैं अपने टर्मिनल पर, कंपाइल करते हैं जावा सी दिस फाइल नेम डॉट जावा, ओके, कंपाइल हो गई। और उसके बाद फिर इसको रन करा देते हैं, तो जावा सी हटा देते हैं, जावा और दिस। हाँ, अब एक एक चीज़ों को देखो। यहाँ पे तुमने पहले इंसर्ट किया 2, 10, 5, फिर तुम साइज़ देख रहे हो कि साइज़ क्या है क्यू का, तो साइज़ ऑफ क्यू इज़ 4, साइज़ 4 आया, राइट। इसका मतलब हमने यहाँ पे साइज़ वाले में काम कुछ गड़बड़ किया, तो करंट साइज़ यहाँ पे सिर्फ तुम्हें करंट साइज़ रिटर्न करना है, राइट। तो इस तरीके से हम बग फाइंड कर लेते हैं, राइट। फिर से कंपाइल कर लेते हैं और रन करा लिया। अब मालूम हुआ क्या कि इसका जो साइज़ है वो क्या है, 3। ये नीचे वाले को देखो, यहाँ पे देखो। फिर तुमने क्या किया, इसके टॉप एलिमेंट को देखना चाहते हो, तो टॉप एलिमेंट है तो सबसे पहले मेरा 2 इंसर्ट हुआ था, तो 2 सबसे पहले टॉप में आएगा, तो 2 दिख रहा है यहाँ पे। फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टी क्यू कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, तो जो 2 है वो सबसे पहले रिमूव होगा, तो 2 यहाँ पे रिमूव भी हो रहा है, राइट। फिर मैं दे रहा हूँ 2 को रिमूव होने के बाद मेरे पास 4 और 5 बचे, तो अब टॉप पर कौन होगा, तो 4, ऑब्वियसली 4 होगा क्योंकि 4 सबसे आगे होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मेरा रिटर्न हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अब अगर मैं फिर से कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँ क्यू डॉट एन क्यू करके लेट्स सपोज मैं 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसको देखने के लिए तो मैं हाँ वो इंसर्ट तो नहीं देख सकते, पर जब रिमूव करते जाओगे ना तब उसको तुम्हें एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि अब वो एक्चुअली कहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा। तो अगर मैं लेट्स सपोज अब टॉप वाला वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि टॉप में क्या है, या फिर मैं डी क्यू करना चाहता हूँ, ठीक है, तो डी क्यू कर लेते हैं। तो डी क्यू से मालूम हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट वो है, और फिर मैं टॉप वाला भी एक बार फंक्शन रन करा लेता हूँ, राइट। तो पहले इसको क्लियर करते हैं और जावा सी जावा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो लास्ट के 2 को देखो, डिलीटेड एलिमेंट इज़ 4, पहले 2 हमने डिलीट कर दिया था, फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसको डी क्यू किया, तो 4 जो हमारा है तो 4 डिलीट होगा, ठीक है। फिर 5 मैंने इंसर्ट भी कर दिया था, राइट। तो टॉप एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, जब 4 मेरा डिलीट हो गया तो अब मेरा टॉप एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5, और उसके बाद मैंने इंसर्ट किया 10। तो अब अगर तुम इसको फिर से डिलीट करोगे ना तो 10 रिमूव होगा। तो यहाँ पे डी क्यू वाला फंक्शन अगर मैं फिर से यहाँ पे कॉल करता हूँ तो अब मेरा कौन सा रिमूव होगा, 10 रिमूव होगा। तो यहाँ पे देख लेना तुम, कंपाइल किया और रन किया, देखो टॉप, हाँ अरे हाँ अभी हमने 5 को रिमूव नहीं किया था ना, तो अब वो 5 पहले रिमूव होगा, और उसके बाद फिर अगर अब दोबारा का जब डी क्यू करोगे ना
तो क्या होगा, तुम्हारा 10 रिमूव होगा। तो एक बार इसको क्लियर कर दिया जाए और फिर से कंपाइल करेंगे और फिर से रन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट क्या हुआ, 10 मिलीट हुआ। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ों को देख सकते हो कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो क्यू का ही हुआ है पर यूजिंग एरे हुआ है, राइट। तो हमने जो भी यहाँ पे मेथड लिखे हैं, जो भी जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है वो एग्जैक्टली सही तरीके से डिफाइन हुआ है। और इस पर आप जो भी एज केसेस है वो सारी चीज़ें भी हमने सही तरीके से डिफाइन किया। तो आप एक बार कोड को प्रॉपर देख लेना, समझ लेना कि कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है, और इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप पेन एंड पेपर में प्रैक्टिस करो, समझो कि इम्प्लीमेंटेशन क्यू का कैसे होता है, फिर एरे का यूज़ करके कैसे इंप्लीमेंट करने वाले वो चीज़ भी समझो, और बाद में फिर उसको कोड करना। और एक बार अगर कोड में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार करना, पर एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी ना तो फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर एक बार कर ज़रूर लेना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी कंपनी से इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारे स्टैक का इंप्लीमेंटेशन पूछेंगे कि एरे के थ्रू कैसे करोगे, क्यू के इंप्लीमेंटेशन पूछेंगे एरे के थ्रू कैसे करोगे, और जो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर है ना उसका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इस वजह से उसका इंप्लीमेंटेशन करना तुम्हें आना चाहिए। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया और समझ में आ गया होगा तुम्हें। पर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर मुझे लगा कि हाँ उसको आंसर कर सकते हैं तो आंसर करेंगे, अदरवाइज़ उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहोगे तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी नए हो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अगर तुमने 100 डेज़ चैलेंज को फॉलो नहीं करो स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि अभी डे 36 चल रहा है। मैं 100 डेज़ तक पूरे जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कंपनीज मोस्टली पूछती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ और प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, प्लस उसका कोड भी यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है, राइट। तो एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसको अगर क्लियर कर लेते हो, ये 100 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आपका DSA प्रिपेयर्ड है। मतलब आप इंटरव्यू में DSA वाइज आप प्रिपेयर हो, अगर सही से करते हो, मेहनत करते हो और कंसिस्टेंट रह के करते हो। ठीक है, तो उसकी तो श्योरिटी दे सकता हूँ मैं कि DSA वाइज आप एकदम प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।